हाँ जी, +2 साइंस। तो बच्चों पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नॉन एज पैकिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है पैकिंग। बच्चों पैकिंग बेसिकली क्या होगा? पैकिंग होगा कि हम जो एटम्स होते हैं, एटम्स होंगे किसी पर्टिकुलर सॉलिड के अंदर, वो एटम्स किस तरीके से अरेंज होंगे, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में, वो एटम्स किस तरीके से अरेंजमेंट होंगे, एटम्स के उन अरेंजमेंट्स को बोला जाएगा पैकिंग। तो पैकिंग हम लोगों को पढ़नी है जो बच्चों, वो हम लोगों को पढ़नी है पैकिंग इन 1 डायमेंशन। कितने टाइप की पैकिंग पढ़नी है? पैकिंग इन 1 डायमेंशन पढ़नी है बच्चों। सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, पैकिंग इन 2D। एंड द थर्ड वन इज बच्चों पैकिंग इन 3 डायमेंशन, पैकिंग इन 3 डायमेंशन। लो जी, ये पढ़नी है पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो शुरू करते हैं बच्चों विद पैकिंग इन 1 डायमेंशन। पैकिंग इन 1 डायमेंशन, देखो भाई पैकिंग इन 1 डायमेंशन क्या होगा बच्चों? पैकिंग इन 1 डायमेंशन का मतलब ये है कि मेरे को एटम्स को अरेंज करना है जस्ट इन 1 सिंगल डायमेंशन। मतलब या तो मैं उनको अलोंग x एक्सिस लगा दूं, या मैं उनको अलोंग y एक्सिस लगा दूं, या मैं उनको अलोंग z एक्सिस लगा दूं, तो उसको बोला जाएगा पैकिंग इन 1 डायमेंशन। पैकिंग इन 1 डायमेंशन मैं कहता हूं ये है x एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर होगा बच्चों y एक्सिस, और इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा होगा बच्चों? z एक्सिस, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू शो z एक्सिस परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y एक्सिस ऑन द बोर्ड। देखो ये है बच्चों, मैं कहता हूँ ये है x एक्सिस, ये है x एक्सिस, या y बोल दो आप इसको, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और ये कौन सा हो जाएगा? z एक्सिस। ये x है, अगर ये y है तो ये कौन सा हो जाएगा? z हो जाएगा। इसको x बोल लेता हूँ मैं, ये x हो जाएगा, तो ये y, और ये कौन सा होगा बच्चों? z एक्सिस। तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। बच्चों ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, कई बच्चों के दिमाग में ये वहम बैठा रहता है कि भाई इसको हमेशा हम इसी को x एक्सिस बोलेंगे। ऐसा कोई चक्कर नहीं है बच्चों, आप इसको y एक्सिस बोल दो। अगर ये y एक्सिस है तो ये कौन सा होगा? x एक्सिस हो जाएगा। इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा? z एक्सिस होगा। ये y है, इसको z बोल दो आप। ये y है, इसको आप y लेके चल रहे हो, ये y है, तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? मैं इसको z बोल देता हूँ, ये कौन सा हो जाएगा? x एक्सिस हो जाएगा। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दैट डजेंट मैटर कि आप इसको x बोलो, हमेशा इसको x बोलो, आप इसको y भी बोल सकते हो, आप इसको z भी बोल सकते हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप इसको z बोलो, इसको x बोलो, इसको y बोलो, इसको z बोलो, इसको आप x बोल लो, इसको y बोलो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये है बच्चों, किसी भी एक डायमेंशन के अलोंग मैं एटम्स को अरेंज करता हूं। मान लो मैं x एक्सिस के अलोंग एटम्स को अरेंज कर देता हूं। एक फिक्स डायमेंशन में मैंने एटम्स को लगा दिया। लो जी, एक फिक्स डायमेंशन में मैं एटम्स को लगा रहा हूं। लो, एटम्स को रख रहा हूं मैं एक फिक्स डायमेंशन में बच्चों, कुछ इस तरीके से। मान लो ये है अलोंग x एक्सिस है, या अलोंग y एक्सिस है, या अलोंग z एक्सिस है, आप जो भी बोलना चाहते हो। किसी एक एक्सिस के अलोंग मैंने एटम्स को लगा दिया। एटम्स के इस सिंपल अरेंजमेंट को बोला जाएगा पैकिंग इन 1 डायमेंशन। पैकिंग इन 1 डायमेंशन, एटम्स को मैक्सिमम क्लोजली पैक्ड रखना है। एटम्स को मैक्सिमम क्लोजली पैक्ड रखना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक रहें, ओवरलैपिंग नहीं, मैक्सिमम क्लोजली पैकिंग रखनी है बच्चों। और किसी एक सिंगल डायमेंशन में एटम्स को लगाना है कि एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम और 5वां एटम। ये हो गई पैकिंग अलोंग x एक्सिस बोल दो, या अलोंग y एक्सिस बोल दो, या अलोंग z एक्सिस बोल दो। एक डायमेंशन में एटम्स की पैकिंग हो गई, एटम्स की अरेंजमेंट हो गई। इसको बोला जाएगा पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो अगर ये मैंने मान लो अलोंग x एक्सिस लगा दिया, या y या z, y है या z है, आप कुछ भी बोलो बच्चों, तो देयर इज ओनली वन वे, देयर इज ओनली one way in which atoms can be arranged in 1 dimensional close पैकिंग। इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट 1 डायमेंशन में एटम्स का पॉसिबल नहीं हो सकता जिसमें 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में मैं एटम्स को लगा सकूं। इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। आप ये नहीं बोलोगे कि सर 1 डायमेंशन में अगर मैंने एटम्स को ऐसे रख दिया
तो ये अगर मैंने एटम्स को ऐसे रख दिया, मान लो ये अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई है, अलोंग जेड, आप कुछ भी बोलो कि सर ये भी तो वन डायमेंशनल पैकिंग हुई। ये वन डायमेंशनल पैकिंग जरूर हुई, लेकिन ये वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग नहीं हुई। पैकिंग मीन्स टू से, पैकिंग मतलब कि एटम्स एक दूसरे के मैक्सिमम नज़दीक रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे, उसको बोला जाएगा पैकिंग। तो वन डायमेंशन में मैंने एटम्स को एक दूसरे के नज़दीक रखा है। दिस इज जस्ट ओनली द सिंगल वे इन विच वी कैन अरेंज द एटम्स। अब देखो ये मैंने ले लिया बच्चों अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया। आप लोगों की मर्जी, आप कैसे भी लगाओ, किसी एक डायमेंशन में एटम्स को लगाओ, किसी एक डायमेंशन में एटम्स को लगाओ। मैंने अलोंग एक्स एक्सिस लगाया, मैं अलोंग वाई एक्सिस लगा देता हूँ। लो ये अलोंग वाई एक्सिस हो गया, इसको वाई बोल दिया मैंने, अलोंग वाई एक्सिस बोल दिया। अगर आप इसको वाई बोल दोगे, इसको एक्स बोल दो, बच्चों को कोई चक्कर नहीं है। तो किसी एक डायमेंशन में एटम्स को लगाना, किसी एक डायमेंशन में एटम्स को लगाना ताकि मैक्सिमम क्लोजली पैक्ड हों एटम एक दूसरे के साथ, तो उस अरेंजमेंट को बोला जाता है पैकिंग इन वन डायमेंशन। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों को बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अगर सारे बच्चे वीडियो देख चुके होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं, किसी एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं, दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 2 एटम टच कर रहे हैं। इसको कितने टच कर रहे हैं, 2 टच कर रहे हैं। ये इधर भी होंगे, मैंने दिखाया नहीं, मैंने सिर्फ 5 ही एटम दिखा दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इधर एटम्स नहीं है या इधर एटम्स नहीं है, एटम्स हैं, यहाँ भी हैं और यहाँ भी है, समझ रहे हो। तो बच्चों मैं कहता हूँ कि हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा सर 2। क्या रहेगा, 2 रहेगा। हर एक एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं, 2 एटम टच कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम विल बी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम विल बी 2। हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पैकिंग इन वन डायमेंशन में, दिस वाज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब पढ़ते हैं हम लोग पैकिंग इन 2 डायमेंशन। लो जी बच्चों, सेकंड है हमारी पैकिंग इन 2 डायमेंशन, पैकिंग इन 2D। 2D में पैकिंग हम लोगों को देखनी है कि 2D में मैं एटम्स को कैसे अरेंज कर सकता हूँ। 2 डायमेंशन में समझते हो, देखो कैसे। इसमें मेरे को 2 तरीके की पैकिंग पढ़नी है। एक तो आती है बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, और सेकंड आती है इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को। देखो भाई बच्चों, मैं एटम्स को लगा रहा हूँ पहले 1 डायमेंशन में, एटम्स को पहले मैं लगा रहा हूँ 1 डायमेंशन में। ये 1 डायमेंशन है, ये 1 डायमेंशन है। 1 डायमेंशन में मैंने एटम्स को लगाया। बच्चों अगर आप 1D में एटम्स को लगाना सीखोगे तभी आपको 2D में लगाना आएगा, और अगर आप 2D में लगाना सीखोगे तभी आप उनको 3D में अरेंज कर सकते हो। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि 1D में एटम्स को कैसे अरेंज किया जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि 1D से हम लोगों को कैसे मूव करना पड़ेगा 2D की तरफ। 2D की तरफ मूव करना है, 2D की तरफ। इस रो के नीचे, इस रो के नीचे एक रो और बनाओ, एटम के नीचे एटम रखो, एटम के नीचे एटम रखना है। इस रो के जस्ट नीचे की तरफ एक रो और बनाओ, इस रो के जस्ट नीचे की तरफ एक रो और बनाई, इस रो के जस्ट नीचे की तरफ एक रो और बना दी। इस रो को 1 2 3 4 5 6 एटम्स, इस रो को मैंने नाम दिया ए टाइप रो, इसको मैंने नाम दे दिया ए टाइप रो। तो इसको भी क्या बोलूँगा, ए टाइप, क्योंकि सिमिलर रो को मैंने रिपीट किया है और यहाँ भी फिर मैंने दोबारा से इसी रो को रिपीट किया है, तो इसको भी बोला जाएगा ए टाइप रो। तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ए ए ए, आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, ए ए ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अच्छा देखना जरा ध्यान से, क्या मैं 2D में मूव कर चुका, बिल्कुल कर चुका। मैं कह देता हूँ ये अलोंग एक्स एक्सिस चला गया और ये चला गया अलोंग वाई एक्सिस, ये हो जाएगा 2 डायमेंशन में अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस, या ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये क्या हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। अरे सिंपल है बच्चों, सिंपल है ना। देखो देखो बताता हूँ, देखो
पहला एटम उसको टच करता हुआ दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा एटम। इस रो के जस्ट नीचे एक और रो बनाओ, 1 2 3 4 5, और उस रो के जस्ट नीचे एक और रो बना दी, 1 2 3 4 5। ऐसी बहुत सारी रोज पॉसिबल हैं। मैंने तो 3 रो बना के छोड़ दी। अब ये तो मैं एक एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, अब इसको अलोंग एक्स एक्सिस बोलो। अब मैंने किसके अलोंग मूव करना शुरू कर दिया? अलोंग वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5 अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 अलोंग वाई एक्सिस मूव करना शुरू कर दिया। अलोंग वाई एक्सिस, ये देखो, ये मैं ये कह देता हूं कि अलोंग एक्स जा रहा था, अब यहाँ कहाँ मूव करना शुरू कर दिया? अलोंग वाई एक्सिस मूव करना शुरू कर दिया। तो इट विल बी पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसको बोला जाएगा पैकिंग इन 2 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अच्छा, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला गया? इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसलिए बोला गया कि अगर मैं एटम्स के सेंटर्स को मिलाता हूं तो यहाँ पे स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देता है। तो इसका यूनिट सेल क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे स्क्वायर अगर खुद को रिपीट करेंगे, अगर बहुत सारे स्क्वायर खुद को रिपीट करेंगे तो पूरा का पूरा जो यूनिट सेल बन के आएगा, तो पूरा का पूरा जो स्पेस लैटिस बन के आएगा वो क्या आएगा? स्क्वायर स्पेस लैटिस। क्या बन के आएगा? स्क्वायर स्पेस लैटिस। तो इसको बोला जाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्क्वायर है, क्योंकि एटम्स के सेंटर को मिलाऊंगा मैं तो वहां पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट बनेगी वो स्क्वायर बनेगी। और ऐसे बहुत सारे स्क्वायर रिपीट करेंगे, खुद को रिपीट करेंगे, स्क्वायर्स खुद को रिपीट करते रहेंगे बच्चों, तो पूरा का पूरा जो स्पेस लैटिस है वो भी क्या बन के आएगा? स्क्वायर बन के आएगा। तो इसको बोला जाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अच्छा, हर एक एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं? हर एक एटम को, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हमने यहाँ पे करी थी बच्चों, जैसे हमने कोऑर्डिनेशन नंबर की बात यहाँ पे करी थी, क्या मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर सकता हूँ? देखो जरा, हर एक एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं? कोई भी एक एटम उठा लो, मैं इसको बोल देता हूँ, मैंने इस एटम को उठा लिया। इस एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं? 1 2 3 4। हर एक एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं? 4 एटम टच कर रहे हैं। तो हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम विल बी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन square close packing in 2 dimension will be 4। क्या होगा? हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में क्या होगा? 4 होगा। और हर एक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी, वॉइड देखो, ये वॉइड, इसको खाली स्पेस बोला जाता है, खाली स्पेस बोल दूंगा मैं, या इसको मैं बोल दूंगा वॉइड। इसको क्या नाम दिया जाता है? ये जो खाली स्पेस होता है, इसको जो मैं यहाँ से डार्क करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वॉइड। वॉइड क्या होता है? खाली स्पेस। तो इस खाली स्पेस को कितने एटम टच कर रहे हैं? डायरेक्टली 4 एटम टच कर रहे हैं। तो हर एक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा? यहाँ हर एक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 हो जाएगा, और हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 हो जाएगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन बनाया कैसे जाता है? एक रो बनाओ एटम्स की, उसके जस्ट नीचे एटम के नीचे एटम, एटम के नीचे एटम, एटम के नीचे एटम रखते हुए 2 डायमेंशन में मूव करना शुरू करो। हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, हर एक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 रहेगा। तो दिस वाज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब पढ़ते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, लो भाई, पैकिंग इन 2 डायमेंशन का, पैकिंग इन 2 डायमेंशन का सेकंड पार्ट आता है बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है एटम्स को रखने की? 2 डायमेंशन में एटम्स को अरेंज करने की पॉसिबिलिटी इसके अलावा एक और हो सकती है, जिससे जो दूसरा अरेंजमेंट बन के आता है वो आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन दोनों के अलावा 2 डायमेंशन में एटम्स को अरेंज करने की कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है एटम्स को अरेंज करने की 2 डायमेंशन में इन दोनों के अलावा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सेकंड क्या है देखना जरा, 6 एटम्स ले लिए मैंने।
अब मैं सेकंड रो बनाता हूँ, मैं 2 डायमेंशन में मूव करना शुरू करता हूँ। इसके नीचे जब मैं दूसरी रो बनाऊंगा तो मैंने 2 डायमेंशन सेकंड डायमेंशन में मूव करना शुरू कर दिया, 2D में मूव करना शुरू कर दिया। ये फर्स्ट डायमेंशन था और ये कौन सा है, सेकंड डायमेंशन है, तो मैंने 2D में मूव करना शुरू कर दिया। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बनेगी? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं एटम के नीचे एटम रखने की बजाय इन दोनों एटम्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ एटम रखूँ, इन दोनों एटम्स के बीच में जो स्पेस है ना वहाँ एटम रखूँ, इन दोनों एटम्स के बीच में जो ये वाला स्पेस है यहाँ पे एटम रखूँ मैं, इन दोनों एटम्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ एटम, दोनों एटम्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ एटम, दोनों एटम्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ एटम, दोनों एटम्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ एटम, दोनों एटम्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ एटम, एटम्स के बीच में जो स्पेस है, एटम्स के बीच में जो स्पेस है और एटम्स के बीच में जो स्पेस है। लो भाई दूसरी पॉसिबिलिटी, 2 डायमेंशन में एटम्स को अरेंज करने की पहली पॉसिबिलिटी एटम के नीचे एटम रखो, एटम के नीचे एटम रखो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, दोनों एटम्स के बीच में जो गैप है वहाँ पे एटम रखो, दोनों एटम्स के बीच में जो गैप है वहाँ पे एटम, दोनों एटम्स के बीच में जो गैप है वहाँ एटम, दोनों एटम्स के बीच में जो गैप है वहाँ पे एटम रखा है मैंने। तो मैंने मूव करना शुरू कर दिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ये अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, ये बोल दिया मैंने अलोंग वाई एक्सिस। तुम्हारी श्रद्धा है इसको y बोल दो, इसको x बोल दो, वो कोई चक्कर नहीं है। अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस, तो ये बन गई पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अच्छा, इसको हेक्सागोनल क्यों बोल रहा हूँ? हेक्सागोनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक एटम डायरेक्टली 6 एटम्स को टच कर रहा है। 6 कौन कौन से? सर कोई भी एक एटम उठा लो, मैंने रैंडमली एक एटम उठा लिया, मान लो मैंने ये उठा लिया, ये वाला जिसके सेंटर में मैंने ये डार्क किया है, मैंने इस एटम को उठा लिया। ये एटम देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये इन 6 एटम्स को डायरेक्टली टच कर रहा है। ठीक है, तो हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, ये बन गई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। अच्छा, अब अगर मैं देखता हूँ हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, देखना बच्चों 6, और हर एक एटम के अगर मैं सेंटर को मिलाऊँ, ये जो 6 एटम हैं इनके अगर मैं सेंटर को मिलाऊँ, इनके अगर मैं सेंटर को मैच करता हूँ एक दूसरे के साथ, तो ये हेक्सागन बनता हुआ दिखाई देता है। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका जो यूनिट सेल होगा वो क्या होगा? हेक्सागोनल होगा। और ऐसे बहुत सारे हेक्सागोनल एक दूसरे को रिपीट करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो इसका जो यूनिट सेल है वो हेक्सागन बनता है, इसीलिए इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम विल बी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ each atom in hexagonal close packing in 2 dimension will be क्या होगा बच्चों? 6। हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 6 रहेगा। हर एक एटम को डायरेक्टली 6 एटम टच कर रहे हैं, तो हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या रहेगा? 6 रहेगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अच्छा, वॉइड देखो, वॉइड खाली स्पेस की तरफ ध्यान दो। वॉइड, यहाँ पे वॉइड बन रही थी, वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या था? वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। यहाँ वॉइड बन रही है, एक तो ये वॉइड बन रही है, इस तरीके की ट्रायंगल बन रही है, और एक दूसरी वॉइड ये बन रही है, कुछ इस तरीके की ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ए, इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया बी। 2 तरीके की ट्रायंगल बन रही है यहाँ, इसको मैंने नाम दे दिया ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। तो 2 तरीके की वॉइड बन रही हैं। इस वॉइड को बोला जाता है ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड बोला जाता है। और ट्रायंगुलर वॉइड कितने एटम्स के कॉम्बिनेशन से बन रही है? 3 एटम्स के कॉम्बिनेशन से बन रही है। 3 एटम्स के बीच में आ रही है ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। अरे 3 एटम्स के बीच में आ रही है, तो इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अरे ये वॉइड, इस वॉइड को कितने एटम घेर रहे हैं? 3 एटम घेर रहे हैं, तो इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 2 डायमेंशन में एटम्स को अरेंज करने का इनके अलावा और कोई तरीका नहीं है। दिस इज द ओनली पॉसिबल फर्स्ट एंड सेकेंड वे, these are the only possible 2 ways in which we can arrange the atoms in 2 dimension। 2 डायमेंशन में एटम्स को अरेंज करने का इसके अलावा, इन दोनों के अलावा और कोई मेथड नहीं है।
पहला मेथड है एटम के नीचे एटम रखा, एटम के नीचे एटम रखा। दूसरा मेथड है एटम के जो बीच में स्पेस है वहाँ पे एटम रखा, एटम्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ एटम रखा। तो एक अरेंजमेंट तो बना स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, और दूसरा अरेंजमेंट क्या बना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। यहाँ पे वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3, यहाँ एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है जी बच्चों, तो दिस वाज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, इन दोनों में से ज़्यादा एफिशिएंट कौन सी है? एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ, एफिशिएंसी का मतलब समझ रहे हो, एफिशिएंसी के दोनों में से कौन, किसके अंदर एटम्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं? दोनों पैकिंग में से किस पैकिंग के अंदर एटम्स क्लोजली पैक्ड हैं? इसके अंदर एटम्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। इसके कंपैरिजन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के कंपैरिजन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में एटम्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, एटम्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी? एफिशिएंसी ज़्यादा होगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन इज मोर एफिशिएंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है बच्चों, देख लो इसको ध्यान से। ये हो गया आप लोगों का पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब मूव करते हैं पैकिंग इन 3 डायमेंशन की तरफ। पैकिंग इन 3 डायमेंशन, जिसको 1D और 2D समझ आ गया वो 3D बहुत आराम से समझ लेगा, और जिसको भाई 2D ही समझ नहीं आया वो 3D नहीं समझ पाएगा। आई होप कि आप लोगों को 2D क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो मेरे से डाउट ग्रुप में आप क्लियर कर सकते हो। लो जी, थर्ड पैकिंग बच्चों, पैकिंग इन 3 डायमेंशन, पैकिंग इन 3 डायमेंशन, पैकिंग इन 3 डायमेंशन। पैकिंग इन 3 डायमेंशन में ना हम लोग क्या करेंगे, लो मैं इसको थोड़ा यहाँ सेंटर में लिखता हूँ। थर्ड जो पैकिंग हम लोगों को पढ़नी है वो हम लोगों को पढ़नी है पैकिंग इन 3 डायमेंशन। और पैकिंग इन 3 डायमेंशन हम लोगों को 2 पढ़नी है बच्चों, 2 तरीके से पढ़नी है। पहली हम लोगों को बनानी है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। उन्हीं 2 डायमेंशनल पैकिंग्स को, 2 डायमेंशन में जो हम लोगों ने 2 पैकिंग पढ़ी थी, कौन कौन सी? एक तो पढ़ी थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, और दूसरी कौन सी पढ़ी थी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। उन्हीं को हम लोगों को 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, उन्हीं को हम लोगों को कन्वर्ट करना है 3 डायमेंशन में। तो पहली आएगी 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, और दूसरी आएगी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। लो जी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D को हम लोगों को 3D में चेंज करना है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D को हम लोगों को 3D में चेंज करना है। तो पहले मैं बात करता हूँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन बनाओ बच्चों अपनी अपनी कॉपी पे एक बार। कैसे बनेगा? पहले बनाओ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, और उसको बाद में कन्वर्ट करेंगे हम 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में। लो भाई, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन ऐसे बनाया था सर, है ना? अरे क्यों बच्चों, ऐसे ही बनाया था ना। एटम के नीचे एटम, 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 एटम के नीचे एटम। यस और नो? एटम के नीचे एटम, एटम के नीचे एटम, एटम के नीचे एटम। लो भाई, अभी ये किस में बना है? 2D में बना है। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ 3 डायमेंशन में। जरा ध्यान से सुनना अब मेरी बात, 3 डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट होगा। आगे की तरफ मूव करना शुरू करो, आगे की तरफ मूव करना शुरू करो। कैसे?
पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम, इसके नीचे दूसरी रो 1 2 3 4 5, थर्ड रो 1 2 3 4 5, 2 डायमेंशन में लगा दिए मैंने एटम्स। अब मैं 3D में मूव करता हूँ, ये पूरी लेयर बोल दी मैंने, इसको मैंने ए लेयर नाम दे दिया। इस लेयर के आगे की तरफ बिल्कुल सिमिलर लेयर बनाओ, इस लेयर के आगे की तरफ बिल्कुल सिमिलर लेयर बनाओ, इसको मैंने नाम दे दिया, मान लो ये है ए लेयर। ये पूरी की पूरी मैंने ए लेयर बोल दी। वहाँ पे मैं इसमें जो मैंने पहले बनाया था अरेंजमेंट, वहाँ मैं ये एक रो को बोल रहा था ए, एक रो को मैंने ए नाम दिया था। अब इस पूरे के पूरे लेयर को मैंने ए लेयर नाम दे दिया। इस लेयर के आगे की तरफ सिमिलर लेयर बनाओ, इस लेयर के आगे की तरफ सिमिलर लेयर बनाओ, तो मैंने 3 डायमेंशन में मूव करना शुरू कर दिया। इसके बैक साइड की तरफ एक लेयर और बनाओ, इसके बैक साइड की तरफ एक लेयर और बनाओ, तो मैंने 3 डायमेंशन में मूव करना शुरू कर दिया। देखो कैसे, देखो एक बार, एक एटम, दूसरा एटम, ठीक है। इसको 2D में कैसे चेंज करूंगा, सिर्फ मैंने 2 एटम्स लिए हैं, पहला एटम, दूसरा एटम। इसको 2D में कैसे चेंज करूंगा, इस एटम के नीचे एक एटम, इस एटम के नीचे एक एटम, 4 एटम हो गए। तो ये मैंने अभी अरेंजमेंट कितने डायमेंशन में बनाया, 2 डायमेंशन में, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। इन 4 एटम्स के आगे 4 एटम रखो, इन चारों को टच करते हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ऐसे ले लो, 1 2 3 4, इनके पीछे की तरफ 1 2 3 4, जो 4 रखे हुए हैं उन 4 के बैक साइड में मैंने 4 और रख दिए, तो वो 3 डायमेंशन में चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज हो जाएगा 3 डायमेंशन में, मतलब इस एटम के ऊपर एटम रखा, इस एटम के ऊपर एटम रखा, इस एटम के ऊपर एटम रखा, इसके ऊपर एज इट इज एटम रखा, इसके ऊपर एटम रखा, इसके ऊपर एटम रखा, यहाँ एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम, इधर भी इन एटम्स के ऊपर एटम रख दिए, एक पूरी की पूरी लेयर और बना दी इसके ऊपर बिल्कुल सिमिलर वे से। तो अब मैंने 3 डायमेंशन में मूव करना शुरू कर दिया। 3 डायमेंशन में कैसे, मैं कहता हूँ ये है अलोंग एक्स एक्सिस, ये है अलोंग वाई एक्सिस। अब अगर मैं इधर मूव करूंगा, इसके परपेंडिकुलर, इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर, इधर इन दोनों के परपेंडिकुलर मैंने इधर मूव करना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। अरे इन एटम्स के ऊपर मैंने एटम रखने शुरू कर दिए आगे की तरफ, तो मैंने किधर मूव करना शुरू कर दिया, जेड एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो ये हो जाएगी बच्चों पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में थी, वो कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी पैकिंग इन 3 डायमेंशन में, वो कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी पैकिंग इन 3 डायमेंशन में, पैकिंग इन 3 डायमेंशन में। तो मैं अभी 4 एटम लेके बता देता हूँ। लो, इसके ऊपर एटम रखा, इसके ऊपर एक और एटम रख दिया, बिल्कुल इसी तरीके से। बोर्ड पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, समझो। इसके ऊपर एक और रख दिया, इसके ऊपर एक और रख दिया, और इसके ऊपर एक और रख दिया, है ना। अलग से दिखा देता हूँ, 1 2 3 4, और इन चारों के ऊपर 4 और रख दिए, इन चारों के ऊपर 4 और रख दिए। जो पहले वाली लेयर में 4 हैं, इन चारों के सेंटर को मिला के स्क्वायर बन गया, और एक स्क्वायर आगे की तरफ बनेगा, एक स्क्वायर आगे की तरफ बनेगा, अरे एक स्क्वायर आगे की तरफ बनेगा, यस और नो। और उन स्क्वायर्स के कॉर्नर्स को अगर मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। अरे इनके आगे एक लेयर और बनाई, इनके आगे एक लेयर और बनाई, जैसे इस एटम के ऊपर एक और एटम रख दिया, इस एटम के ऊपर एक और एटम रख दिया, इसके ऊपर एक और एटम रख दिया, इसके ऊपर एक और एटम रख दिया। तो इस एटम के कॉर्नर को आगे वाले एटम के कॉर्नर से, इस एटम के कॉर्नर को आगे वाले एटम के कॉर्नर से, इस एटम के कॉर्नर को आगे वाले एटम के कॉर्नर से, और इस एटम के कॉर्नर को आगे वाले कॉर्नर के एटम से, आगे वाले एटम के कॉर्नर से मिलाया। और जो आगे चारों रखे हैं उन चारों के सेंटर को मिलाया, एक स्क्वायर आगे की तरफ बन गया, उस स्क्वायर को मिलाया इस स्क्वायर के साथ, तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, क्यूब बनेगा। तो इसका जो यूनिट सेल होगा वो क्या होगा, क्यूब होगा। और ये जो अरेंजमेंट आएगा, अब ए लेयर के ऊपर एक और लेयर बनेगी बिल्कुल सिमिलर, उसके ऊपर एक और लेयर बना दी बिल्कुल सिमिलर, तो इसको बोला जाएगा ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोला जाएगा, पहली तो बात। और जो ये बन के आएगा, ये यहाँ पे बन के आएगा सिंपल क्यूबिक स्पेस लैटिस, ये बन के आएगा सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्योंकि इसका यूनिट सेल क्या होगा, क्यूब होगा, इसका यूनिट सेल क्या होगा, क्यूब होगा। और ऐसे बहुत सारे क्यूब एक दूसरे को रिपीट करेंगे, तो ये पैकिंग कौन सी हो जाएगी, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर
हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है, बताया था आप लोगों को। अरे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन गया। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक स्पेस लैटिस के अंदर हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है, 6। कितना रहता है बच्चों, 6 रहता है। इधर देख लो 6 कैसे होगा, मैं कोई भी एक एटम उठा लेता हूँ, मान लो मैंने ये एटम उठा लिया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाहता हूँ, 1 2 3 4, ये 4 एटम डायरेक्टली टच कर रहे हैं इस एटम को। एक पांचवा मैंने ऊपर की तरफ रखा, इस एटम के ऊपर की तरफ एक एटम रखा तो 5 हो जाएगा, और इस एटम के बैक साइड में भी एक एटम रखा तो कितने हो जाएंगे, 6। तो हर एक एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच करेंगे बच्चों, 6 एटम टच करेंगे, तो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं बोल सकता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन सिंपल क्यूबिक स्पेस लैटिस, या सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल लो बच्चों। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को मैंने चेंज कर दिया सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 3 डायमेंशन में चेंज कर दिया। अब मैं चेंज कर रहा हूं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कैसे बनेगा। ये हो गया कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया बच्चों। इसका सेकंड पार्ट देख लो अब, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कैसे बनेगी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन ऐसे बनेगी सर, यूं, इनके वॉइड पे एटम रखना है, जो इनका खाली स्पेस होगा ना वहाँ एटम रखना है। ये देखो सेकंड लेयर है ना, यहाँ रख लो एक और, अगर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो लो, यस और नो। इनके बीच में जो वॉइड होगी वहाँ एटम, इनके बीच में जो वॉइड है वहाँ एटम, इनके बीच में जो वॉइड है वहाँ एटम। वॉइड के जो वॉइड है वॉइड में एटम रखना है बच्चों। अब जो नेक्स्ट लेयर बना रहा हूँ ये देखो, इनके बीच में जो वॉइड है वहाँ एटम, इनके बीच में जो वॉइड है वहाँ एटम बच्चों, कुछ इस तरीके से। अच्छा ये क्या बनी, ये बनी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन बनी है अभी तक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। मान लो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस की तरफ मूव करना है, जेड एक्सिस की तरफ मतलब आगे की तरफ, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस की तरफ मूव करना है। कैसे मूव किया जाएगा जेड एक्सिस की तरफ, देखो इसमें 2 तरीके की वॉइड बन रही हैं बच्चों, इसमें 2 तरीके की वॉइड बन रही है इस लेयर में, इस लेयर में। इसको मैंने नाम दे दिया ए लेयर, इस लेयर को मैंने नाम दे दिया ए लेयर, इस पूरी की पूरी लेयर को, इस पूरी की पूरी लेयर को मैंने नाम दे दिया ए लेयर। इस लेयर के आगे की तरफ एक लेयर बनाऊंगा या इसके पीछे की तरफ एक लेयर बनाओ आप, मैं आगे की तरफ एक लेयर बना रहा हूँ। इस लेयर में 2 तरीके की वॉइड आ रही हैं, वॉइड ए वॉइड बी, वॉइड ए वॉइड बी, वॉइड ए वॉइड बी। देखो ए कैसे बन रही है, ए ऐसे बन रही है, ये 3 एटम्स हैं और ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, इसको मैंने बोल दिया ट्रायंगुलर वॉइड ए, ट्रायंगुलर वॉइड ए। वॉइड बी कैसे बन रही है, वॉइड बी ऐसे बन रही है, वॉइड बी ऐसे बन रही है, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको बोलूँगा वॉइड बी। ये क्या होगा, वॉइड बी। ये वॉइड ए वॉइड बी, वॉइड ए वॉइड बी, और ये मैंने बोल दी वॉइड ए, ये भी वॉइड बी, ये भी वॉइड ए। ऐसे ही वॉइड ए वॉइड बी, ए बी ए बी ए बी ए बी, मैंने इनको नाम दे दिया। तो ए लेयर के अंदर 2 तरीके की वॉइड बन रही हैं, वॉइड ए और वॉइड बी। अब बी लेयर बनानी है मेरे को, बी लेयर बनानी है। बी लेयर बनाने का तरीका क्या है, या तो देखो मैं रब नहीं करता, अभी इसको बता ही देता हूँ यहीं से। या तो जो ये ए वॉइड है, इस ए वॉइड के ऊपर एटम रख दो, बी को छोड़ दो। बी लेयर बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं। बी लेयर, इस लेयर के ऊपर एक लेयर बनानी पड़ेगी, तभी हम 3rd डायमेंशन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। मान लो अलोंग जेड एक्सिस हम तभी मूव करना शुरू करेंगे। या तो आप ए के ऊपर एटम रख दो, बी को छोड़ दो, ए के ऊपर एटम रख दो, बी को छोड़ दो, ए के ऊपर एटम रख दो, बी को छोड़ दो, ए के ऊपर एटम रख दो, बी को छोड़ दो, ए के ऊपर एटम रख दो, बी को छोड़ दो, या ए को छोड़ दो, बी के ऊपर रख दो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बी के ऊपर एटम रख रहा हूँ, ए को छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट लेयर बना रहा हूँ अब मैं, जिसको मैं क्या नाम दूंगा, बी लेयर। बी लेयर कैसे बना रहा हूँ, ए वॉइड को छोड़ रहा हूँ, बी के ऊपर एटम रख रहा हूँ। ये जो बी वॉइड है ना, इसके ऊपर एटम रख रहा हूँ यूँ,
ये जो बी वॉइड है इसके ऊपर एटम रख रहा हूँ यूँ, और ए वॉइड को मैंने ऐसे खाली छोड़ दिया। बी वॉइड के ऊपर एटम रख रहा हूँ, बी वॉइड के ऊपर, ये बी वॉइड है, ए को छोड़ दिया, बी वॉइड के ऊपर एटम, ये बी वॉइड है, ए को छोड़ दिया, बी वॉइड के ऊपर एटम रख दिया। ठीक है, अब ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ए को छोड़ रहा हूँ, बी के ऊपर एटम रख रहा हूँ। समझ रहे हो बच्चों? ए को छोड़ रहा हूँ, बी के ऊपर एटम रख रहा हूँ। लो, ये टच करेगा इसको यहाँ पे, लो मैं आगे ही बना देता हूँ इसको, ये टच करेगा, ये वाला भी एटम इसको टच करेगा। लो, ये ए है, ये बी है। समझ रहे हो बच्चों? ये कौन सी है? ए है, और ये कौन सी है? बी है। ये बी है, इस बी को कवर करना है, ए को छोड़ना है। लो, ये कौन सी लेयर बन गई बच्चों? ये बन गई इसके ऊपर बी लेयर। थोड़ा सा ये देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों पैकिंग में एटम्स को, समझो जो मैं बोल रहा हूँ। ए वॉइड को छोड़ दिया और बी वॉइड के ऊपर एटम्स रख दिए। दो तरीके की ट्रायंगुलर वॉइड बन रही थी, एक तो ट्रायंगुलर वॉइड इस तरीके की, दूसरी ट्रायंगुलर वॉइड इस तरीके की, ए और बी। ए वॉइड को छोड़ दिया, बी वॉइड के ऊपर एटम्स रखने शुरू कर दिए, बी वॉइड के ऊपर एटम्स रखने शुरू कर दिए, बी वॉइड के ऊपर एटम, बी के ऊपर, बी के ऊपर, ए वॉइड बी वॉइड के ऊपर एटम, ए वॉइड बी वॉइड के ऊपर एटम, ए वॉइड बी वॉइड के ऊपर एटम। यस और नो? बात क्लियर है? और इसको मैं बोलूँगा ये कौन सी लेयर बन के आई? ये बन के आई बी लेयर, ये बन के आई बी लेयर, बी लेयर बन के आई भाई। ए लेयर एंड देन बी लेयर। अब बी लेयर को ध्यान से देखो, बी लेयर को ध्यान से देखो। बी लेयर में आप लोगों को दो तरीके की वॉइड दिखाई देंगी। बी लेयर में आप लोगों को दो तरीके की वॉइड दिखाई देंगी। बी लेयर में भी आप लोगों को दो तरीके की वॉइड दिखाई देंगी। एक तो वॉइड ये हो गई, इसको मैंने बोल दिया वॉइड सी, और एक वॉइड ये हो गई, इसको मैंने बोल दिया वॉइड डी। ये कौन सी है? वॉइड सी, और ये है वॉइड डी। सी वॉइड कैसे है? देखो, सी वॉइड मैं बताता हूँ कुछ इस तरीके से है बच्चों, अगर वहाँ प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा मैं, सी वॉइड बी के अंदर जो वॉइड बन के आई है, बी के 3 एटम ऐसे रखे हुए हैं, इसको मैं बोल रहा हूँ ये कौन सी बनती है? ट्रायंगुलर बनती है। इस ट्रायंगुलर वॉइड के बैक साइड में एक एटम रखा हुआ है कुछ ऐसे, ये देखो, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम, 1 2 3 एटम, और इन तीनों एटम के बैक साइड में ये वाला एटम, ये इन तीनों एटम के बैक साइड में ये वाला एटम, कौन से वाला? ये वाला, ये वाला, ये है ना। ये 3 एटम है, 1 2 3, और इन तीनों के बैक साइड में ये वाला एटम। तो 1 2 3 और इन तीनों के बैक साइड में ये वाला एटम। अब इन तीनों के तो कॉम्बिनेशन से बन रही थी इस तरीके की वॉइड। अरे बन रही थी कि नहीं बन रही थी? ठीक है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बन रही है इस तरीके की वॉइड, और इस वॉइड के ऊपर एक एटम और रख दिया, तो इसको बोला जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कौन सी वॉइड बन के आएगी यहाँ से? ये बन के आएगी टेट्राहेड्रल वॉइड। एक बार और बताता हूँ, अगर यहाँ लेयर में विजिबल नहीं है, कैसे आएगी? एक एटम, दूसरा एटम, और इन दोनों के नीचे एक तीसरा एटम रख दिया, तो इन तीनों के बीच में एक वॉइड बनेगी जिसको बोलूँगा ट्रायंगुलर वॉइड। इन तीनों के बीच में एक वॉइड बनेगी जिसको बोलूँगा ट्रायंगुलर वॉइड, ये वाली ट्रायंगुलर वॉइड। एक एटम, दूसरा एटम, और इन दोनों के नीचे एक एटम रख दिया, तो ट्रायंगल बनेगी कुछ यूँ, जिसका वर्टेक्स कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। जिसका वर्टेक्स कहाँ होगा? ये और ये, इन तीनों को मिलाया यूँ, जिसका वर्टेक्स कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा, यूँ। ठीक है, ऐसे रख दिया। एक एटम, दूसरा एटम, इन दोनों के नीचे एक एटम रख दिया, तो यूँ इस तरीके की ट्रायंगुलर वॉइड बनी। और इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर अगर मैं एटम रखता हूँ, इधर से आगे की तरफ रख दो, या इसके पीछे की तरफ अगर मैं एक एटम रखता हूँ, इस वॉइड के ऊपर, ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर अगर मैं एक एटम रख देता हूँ, तो वो कन्वर्ट हो जाती है टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो जो यहाँ ये सी वॉइड आएगी ना, ये सी वॉइड कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कौन सी होगी बच्चों? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, सी वॉइड हो जाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड। ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल कैसे बनेगी मैं दोबारा बता देता हूँ। 1 2 ओवरलैपिंग नहीं दिखानी बच्चों, सॉरी, 2 और ये 3,
इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी एक बच्चों यहाँ पे कौन सी, ये ट्रायंगुलर वॉइड इस तरीके से, और इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक एटम रखा हुआ है, या इस ट्रायंगुलर वॉइड के बैक साइड पे एक एटम रखा हुआ है। ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक एटम रख दिया, या तो पीछे की तरफ रख दो या आगे की तरफ रख दो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, वो कन्वर्ट हो जाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो इस वॉइड डी को देखो ध्यान से, ये मैंने जो डी नाम दिया था, अब डी भी आप लोगों को थोड़ा सा विजिबल नहीं होगी प्रॉपर तरीके से। डी देखो कैसे बनेगा, डी कैसे बना हुआ है बच्चों, डी कुछ ऐसे बना हुआ है कि 1 2 और 3, ये तो ए लेयर में है अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट आ रहा है किसमें, ए लेयर में। और बी लेयर में कैसे आ रहा है, 1 2 और 3 ऐसे। ध्यान से देखो, अब 6 एटम है, इन 6 एटम का अरेंजमेंट समझो। एक, मैं इसको बोल देता हूँ पहला, दूसरा और तीसरा एटम, ये कौन सा हो गया, चौथा, पांचवा और छठा एटम, 4th 5th एंड 6th एटम। अगर मैं ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को देखता हूँ तो इनके बीच में ट्रायंगुलर वॉइड बन रही है यूं वाली, अरे बन रही है कि नहीं ट्रायंगुलर वॉइड यूं वाली, ठीक है। और अगर मैं क्या करता हूँ, इस बी लेयर को देखता हूँ, ये कौन सी है, ये बी लेयर है, ये बी लेयर है, बी लेयर। बी लेयर में एटम्स कैसे रखे हुए हैं, बी लेयर में एटम्स ऐसे रखे हुए हैं, देखो बी लेयर में ये जो 4th 5th 6th रखे हुए हैं, कैसे रखे हुए हैं, 1 2 और 3 ऐसे रखे हुए हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ भी ट्रायंगुलर वॉइड बन रही है, यहाँ ट्रायंगुलर वॉइड बन रही है यूं इस तरीके से। तो ए लेयर में ट्रायंगुलर वॉइड बन रही है इस तरीके से, बी लेयर में ट्रायंगुलर वॉइड बन रही है इस तरीके से। तो जो ए वाली ट्रायंगुलर जो ऐसे है और जो बी वाली ट्रायंगुलर है वो ऐसे है, यूं इस तरीके से। तो एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर दूसरी ट्रायंगुलर वॉइड आ रही है, तो ये बनेगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो ये खाली स्पेस होगा यहाँ पे, ये जो खाली स्पेस होगा इसको बोला जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्योंकि इसको कितने एटम घेर रहे हैं, 6 एटम घेर रहे हैं। पहला, ये दिया मैंने नाम, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये कौन सा, चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ये देखो, ये फर्स्ट एटम यहाँ, ये सेकंड एटम यहाँ, ये थर्ड एटम यहाँ, ये 4th एटम इधर, ये 5th एटम इधर और ये 6th एटम यहाँ। तो इन 6 के 6 एटम्स के बीच में जो खाली स्पेस होगा इसको बोला जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जो ये डी वॉइड आएगी ना, डी वॉइड, इसको बोला जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे बनेगी, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रायंगुलर वॉइड्स, 2 ट्रायंगुलर वॉइड। अगर ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक एटम रख देता हूँ या तो बैक साइड में या आगे की तरफ, तो वो कन्वर्ट हो जाती है टेट्राहेड्रल वॉइड में। और अगर 2 ट्रायंगुलर वॉइड को अगर मैं मिला देता हूँ तो वो कन्वर्ट हो जाती है टेट्राहेड्रल वॉइड में। कुछ इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। एक ट्रायंगुलर वॉइड ये ए लेयर में बन रही है और एक ट्रायंगुलर वॉइड ये बी लेयर में बन रही है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब मैं 3 डायमेंशन में चला गया, 3 डायमेंशन में। ए लेयर के ऊपर मैंने एक लेयर और बना दी जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, बी लेयर। ये थी यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड। ए लेयर के ऊपर मैंने बी लेयर और बना दी, बी लेयर और बनाई बच्चों। अब एक चीज़ देखनी है यहाँ पे कि मैं एक लेयर और बनाता हूँ, सी लेयर। सी लेयर कैसे बना रहा हूँ, इस टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर एटम रखता हूँ। इस टेट्राहेड्रल वॉइड जो कि ये वाली वॉइड है, जो कि सी वॉइड है, इसके ऊपर अगर एटम रखूँगा तो जो फर्स्ट लेयर का एटम है उस एटम के ऊपर एटम आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं सी वॉइड को कवर करता हूँ, तो जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर एटम आएगा। सी वॉइड को कवर करूंगा तो फर्स्ट वॉइड के एटम के ऊपर एटम आएगा। सी वॉइड को कवर करूंगा तो फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर एटम आएगा। तो किस तरीके का अरेंजमेंट हो जाएगा, ए बी ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। हर एक फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर के सिमिलर होनी शुरू हो जाएगी। पहली और तीसरी दोनों सेम हो जाएंगी, फर्स्ट और थर्ड दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो एवरी फर्स्ट लेयर विल बिकम सिमिलर टू दैट ऑफ थर्ड लेयर। तो ए बी ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा ये। और अगर मैं कवर करता हूँ अब डी वॉइड को, 2 पॉसिबिलिटी हैं थर्ड लेयर बनाने की, 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। या तो आप सी वॉइड के ऊपर एटम रखना शुरू कर दो,
जो कि कौन सी बनी थी, टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मैं उसके ऊपर एटम रखूंगा तो हर एक थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर की सिमिलर आनी शुरू हो जाएगी। तो इस अरेंजमेंट को बोला जाएगा ए बी ए बी ए बी ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और अगर मैं डी वॉइड के ऊपर एटम रखता हूं तो थर्ड लेयर बिल्कुल डिफरेंट आएगी पहली वाली दोनों लेयर से, विच इज नॉट पॉसिबल टू शो हियर। मैं सीधा बता देता हूं यहाँ कि अगर मैं डी वॉइड के ऊपर एटम रखता हूँ बच्चों, तो एक नई टाइप की लेयर आएगी, उसको मैंने नाम दे दिया सी लेयर। अगर मैं इस डी वॉइड के ऊपर, ये जो डी वॉइड है, ये जो यहाँ डी वॉइड है, अगर इस डी वॉइड के ऊपर एटम रखता हूँ तो जो थर्ड लेयर आएगी वो डिफरेंट आएगी पहले दोनों वाली लेयर से। ए और बी लेयर से बिल्कुल अलग आएगी थर्ड लेयर। और इस थर्ड लेयर के अंदर जो वॉइड आएंगी ना, उनको जब कवर करूंगा तो जो फोर्थ लेयर आएगी वो फोर्थ लेयर बिल्कुल सिमिलर आनी शुरू हो जाएगी पहले वाली लेयर के। तो एवरी फोर्थ लेयर विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट लेयर। तो ये बन जाएगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, ये कब बनेगा, इफ वी आर कवरिंग सी वॉइड मतलब कौन सी, टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर कवर करता हूं तो ये अरेंजमेंट आएगा। और ये कब बनेगा, इफ वी आर कवरिंग, हाँ जी बच्चों, हाँ, डी वॉइड मतलब कौन सी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर मैं कवर करना शुरू करता हूं तो। ठीक है, तो हर एक फर्स्ट लेयर दैट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ फोर्थ लेयर। 1 2 3 4, या यहाँ से देख लो 1 2 3 4, या यहाँ से देख लो 1 2 3 4। ठीक है, तो हर एक फोर्थ लेयर सिमिलर हो जाएगी फर्स्ट लेयर के। अगर मैं सी को कवर करता हूँ, अगर मैं सी वॉइड को कवर करता हूँ तो हर एक थर्ड लेयर सिमिलर हो जाएगी फर्स्ट लेयर के। अरेंजमेंट बोला जाएगा ए बी ए बी ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और अगर मैं डी वॉइड को कवर करता हूँ तो एवरी फोर्थ लेयर विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट लेयर। तो अरेंजमेंट बोला जाएगा ए बी सी ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। एवरी फोर्थ लेयर विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट लेयर। इस अरेंजमेंट को बोला जाएगा ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, और बच्चों और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसको मैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल दूँ इसको मैं, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इस अरेंजमेंट को मैं FCC भी बोल सकता हूँ। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इस अरेंजमेंट को, जिसमें हर एक फोर्थ लेयर सिमिलर होगी फर्स्ट लेयर के, इस अरेंजमेंट को मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोल सकता हूँ, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल लो, या बोल दो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है बच्चों, तो ये था पैकिंग के बारे में, पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। समझना, पढ़ के देखना आपकी बुक से। अगर फिर भी बात समझ में ना आए तो मेरे से कांटेक्ट करना बच्चों, मैं क्लियर करूँगा फिर। लो भाई, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे अब पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो, 2 तरीके की वॉइड हमने बनाई, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पढ़नी है ध्यान से। एक तो बनाई हम लोगों ने टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बन रही है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना। अरे बच्चों, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर अगर एक एटम रख देता हूँ तो इसको बोला जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था ऑक्टाहेड्रल, यूं। एक तो ये ट्रायंगुलर वॉइड जिसमें इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है, एक एटम यहाँ रख देता हूँ, फिर एक यहाँ रख देता हूँ और एक यहाँ। इसमें कैसा ट्रायंगल बन रहा है, इस ऊपर वाली लेयर में अब जो मैंने बनाया है ये बन रहा है कुछ इस तरीके का ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को जब ये वाला ट्रायंगल ऐसे कवर करेगा तो ये कौन सी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। ये कौन सी है, टेट्राहेड्रल। जब एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एटम रख देता हूँ तो बन जाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड। और जब 2 ट्रायंगुलर वॉइड एक दूसरे के साथ कंबाइन करती है तो वहाँ बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वहाँ क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब पढ़ते हैं बच्चों हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड, उसके बाद पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड और उसके बाद डिफेक्ट। बस चैप्टर खत्म। लो भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड ना बच्चों,
टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है FCC में। कहाँ बनती है? FCC में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। और ये कहाँ प्रेजेंट होगी? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में बॉडी डायगोनल के ऊपर प्रेजेंट होती है। आप घर पे देखने की कोशिश करना, आप लोगों को दिख जाएगी। कैसे दिखेगी बच्चों? इस फेस के सेंटर में जो एटम होगा, इस फेस के सेंटर में जो एटम होगा उस फेस के सेंटर वाले के साथ कंबाइन करेगा और उस फेस के सेंटर में जो होगा ऊपर वाले फेस के साथ, तो इस तरीके की ट्रायंगल बनेगी एक, और उस ट्रायंगल को कवर करेगा ये कॉर्नर वाला एटम। तो वहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी आप लोगों को कौन सी? टेट्राहेड्रल वॉइड। एक बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनती हैं। पहली बात ये बनेगी कहाँ? इट विल बी फॉर्म्ड एट बॉडी डायगोनल इन FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल में बॉडी डायगोनल के ऊपर बनती है टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगी। बॉडी डायगोनल कितने होंगे? बॉडी डायगोनल होता कौन सा है? बॉडी डायगोनल ये होता है भाई, बॉडी डायगोनल। ये क्यूब बना दिया। बॉडी डायगोनल क्या होगा? इस कॉर्नर को बच्चों, जो ये वाला कॉर्नर है, इसको आप, मैं देखो ये तो हुआ फेस डायगोनल, एक ही फेस में मूव कर रहा हूँ, ये तो हुआ फेस डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल नहीं है। बॉडी डायगोनल कौन सा होगा? इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाऊंगा, बॉडी डायगोनल होगा, है ना। अगर आप एक रूम में बैठे हो, इस कॉर्नर को बिल्कुल अपोजिट वाले कॉर्नर से मिलाओ तो बॉडी डायगोनल बनेगा। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं एक रूम में? कितने होते हैं? 4। 1 2 3 4 बॉडी डायगोनल, और एक बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 4 टेट्राहेड्रल वॉइड। टोटल हो जाएंगी बच्चों 4 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इट विल बी फॉर्म्ड एट बॉडी डायगोनल इन FCC यूनिट सेल। देयर विल बी टू टेट्राहेड्रल वॉइड एट ईच बॉडी डायगोनल। हर एक बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? सो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल के अंदर टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएंगी। कितनी? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएंगी। तो नोट डाल के एक बात लिख लेना कि FCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम होते हैं पर यूनिट सेल 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी बनती है? उनकी डबल। कितनी? 8। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन FCC कितने होते हैं? 4। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन FCC यूनिट सेल कितनी होगी बच्चों? 8। ये याद रखने की बात है, ठीक है। FCC में देखो, अगर आप मेरे सामने बैठे होते ना तो मैं आप लोगों को दिखा पाता कि बॉडी डायगोनल के ऊपर टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, लेकिन अभी यहाँ ये दिखाना थोड़ा पॉसिबल होगा नहीं बच्चों। थोड़ा सा एक आप लोगों को हिंट देता हूँ। देखो, अगर आप लोग समझ पाओ तो ये क्यूब बनता है कुछ इस तरीके से। मैं कह रहा हूँ कि ये इस कॉर्नर को ना आप लोगों को मैच करना है इस कॉर्नर से। ये बॉडी डायगोनल होगा। तो इस फेस के सेंटर में जो एटम होगा, इस फेस के सेंटर में जो एटम होगा बच्चों, समझ रहे हो? इस फेस के सेंटर में जो एटम होगा, इस फेस के सेंटर में जो एटम होगा, और जो बच्चों ये फ्रंट वाला फेस है, कौन कौन सा कह रहा हूँ मैं? एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया बच्चों, एक कौन सा हुआ? इसके साइड वाला फेस हो गया बच्चों, ये वाला फेस हो गया, ये वाला फेस हो गया इसके साइड वाला, और एक ऊपर वाला फेस हो गया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इनको मिलाऊंगा बच्चों, ये यहाँ से ट्रायंगल बनेगा, और इस ट्रायंगल को क्रॉस करता हुआ ये बॉडी डायगोनल जाएगा, बॉडी डायगोनल। और इस कॉर्नर के ऊपर जो एटम रखा होगा ना, वो इन तीनों को टच कर रहा होगा। तो इस तरीके से ट्रायंगुलर वॉइड बन रही होगी। इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर मैं एटम रख रहा हूँ, तो ये क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड एक तो यहाँ बनेगी कहीं बॉडी डायगोनल पे, और एक टेट्राहेड्रल इस बॉडी डायगोनल पे यहाँ बनेगी। तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनती हैं। एक बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनती हैं।
एक बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनती हैं। टोटल 4 बॉडी डायगोनल होंगे किसी यूनिट सेल के अंदर, एफसीसी यूनिट सेल के अंदर हो या कोई सब यूनिट सेल हो, टोटल 4 बॉडी डायगोनल होंगे। तो एफसीसी यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनती हैं, एफसीसी यूनिट सेल में बनती हैं। तो एक बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 4 बॉडी डायगोनल के ऊपर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। कितनी आएंगी बच्चों, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। लो भाई आगे चलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लो भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो बच्चों कैसे बनेगी। कैसे बनेगी क्या बताया आप लोगों को, 6 एटम के कॉम्बिनेशन से बनती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये भी एफसीसी के अंदर प्रेजेंट होती है। जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है ना, उसके बिल्कुल सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगी एक। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में। ये एफसीसी बना दिया। इस एफसीसी के ना बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगी, यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगी। कैसे, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये दोनों अपोजिट फेस, इनके सेंटर में स्पेस होगा। ये वाला फेस और वो वाला फेस, इन दोनों के सेंटर में, और नीचे वाला फेस और ऊपर वाला फेस। तो जो ये स्पेस होगा, ये कितने एटम से घिरा हुआ है, 6 एटम से घिरा हुआ है। 1 2 3 4 5 और 6। आप एक रूम में बैठे हो और उस रूम को आप एज्यूम करके चलो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या मान के चलोगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और मैंने बताया था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन फेस के सेंटर में जो एटम होगा वो चारों कॉर्नर के एटम को टच कर रहा होगा, और उसके एडजेसेंट फेस के सेंटर्स में जो एटम होंगे उनको टच कर रहा होगा। हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 12 रहेगा। ये सारी बातें आप लोगों को मैं पिछले वीडियोज़ में क्लियर कर चुका हूँ। और जो अभी तक नहीं देख पाया कि एटम्स किस तरीके से रखे हुए हैं, तो फिर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी नहीं देख पाएगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस तरीके से बन रही है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। इमेजिन करो कि जब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ रहे हो और रूम के अंदर आप बैठे हुए हो, तो आप लोग ये मान के चलो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में होगी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के ना बिल्कुल सेंटर में होगी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में होगी, और उसको 6 फेस के सेंटर में जो 6 एटम्स हैं वो उसको घेरे हुए हैं। इस फेस के सेंटर वाला, इस फेस के सेंटर वाला, इस फेस के सेंटर वाला, सामने वाले फेस के सेंटर वाला, नीचे वाले फेस के सेंटर वाला, ऊपर वाले फेस के सेंटर वाला। इन 6 फेस के सेंटर में जो एटम्स हैं, उन 6 के 6 एटम्स के बीच में जो स्पेस होगा उसको बोला जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक तो होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगी एज के सेंटर पे, इस एज के सेंटर पे, यहाँ पे, यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। वो कैसे होगी सर, ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला, यस और नो, इस फेस के सेंटर वाला कितना हो गया, 3, और इस दीवार के बिल्कुल ऊपर की तरफ भी तो एक दीवार होगी ना। अरे इस यूनिट सेल के ऊपर की तरफ एक यूनिट सेल नहीं होगा, उस फेस के सेंटर वाला कितने हो गए, 4। इस और एक आगे की तरफ हो गई, छत हो गई, छत के सेंटर में जो एटम रहेगा 5, और बैक साइड का जो यूनिट सेल होगा उसकी जो छत होगी उसके सेंटर में जो एटम रहेगा 6। तो इसको भी 6 एटम टच कर रहे होंगे। हर एक एज के सेंटर पे, हर एक एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, लेकिन वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूरी की पूरी एक यूनिट सेल में नहीं आती, वो 4 यूनिट सेल में बटेगी। कितने में बटेगी, 4 में। तो पर यूनिट सेल उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4, और ऐसे ऐसे कितने एज हैं, 12 एज हैं। तो कितनी हो गई, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गई एज सेंटर से, 3 आ गई एज सेंटर से, और एक आ गई फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के सेंटर में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के सेंटर में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के सेंटर में। लो भाई, तो मैं लिखता हूँ ये कहाँ आएगी बच्चों, octahedral void will be present at body center of face centered cubic unit cell and at edge center of and at each edge center of
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? एक तो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होती है और कहाँ प्रेजेंट होती है? हर एक एज सेंटर पे प्रेजेंट होगी। 12 एज होते हैं। एज के सेंटर के ऊपर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगी, लेकिन जो एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एज के सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रही है वो 4 यूनिट सेल में बंटेगी। कितने में बंटेगी? 4 में बंटेगी। तो एक तो आ गई, मैं निकालता हूँ टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन FCC यूनिट सेल। एक तो आ गई बिल्कुल सेंटर में, जो एज के ऊपर आ रही है उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना है? 1/4। और ऐसे ऐसे कितने एज होते हैं किसी यूनिट सेल के अंदर? 12 एज होते हैं। तो कितनी हो गई यहाँ से? 3 और 1 4 बन जाएंगी यहाँ से, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड FCC यूनिट सेल के अंदर। तो ये बात भी आप नोट डाल के लिख लेना कि जो नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन FCC, एक ही बात है। कितने होंगे? 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी होंगी? 4 होंगी। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन FCC यूनिट सेल विल ऑल्सो बी 4। ठीक है। FCC यूनिट सेल में पर यूनिट सेल कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? 4 एटम होते हैं। FCC यूनिट सेल में पर यूनिट FCC स्पेस लैटिस में पर यूनिट सेल कितने एटम होते हैं? 4 एटम होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी होंगी पर यूनिट सेल? 4 होंगी। टेट्राहेड्रल वॉइड उन एटम्स की क्या होती हैं? दुगनी होती हैं। FCC यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी बनेगी? 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी बनेगी? 8। टेट्राहेड्रल उनकी डबल बनती है जितने नंबर ऑफ एटम होंगे FCC यूनिट सेल में। तो FCC यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी बनेगी? 4 बनेगी। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी बनेगी? टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी बनेगी? 8 बनेगी। ठीक है, ये है। अगर किसी बच्चे को लोकेशन समझनी है कि कहाँ बनी हुई है सर, ये मतलब मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर मेरे सामने बैठे होते तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता कि कहाँ बनी हुई है। चलो, ये था भाई, दिस वॉज ऑल अबाउट द पैकिंग। ये था सब पैकिंग के बारे में और वॉइड्स के बारे में। अब जो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है रेडियस रेशो। बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में भी। रेडियस रेशो कैसे निकलता है बच्चों? मान लो ये एक फेस के सेंटर पे ना 4 एटम रखे हैं और बीच में एक वॉइड बनी हुई है। ये 4 एटम है, 1 2 3 4, और यहाँ पे कोई मैंने दूसरा एटम रख दिया वॉइड में। मान लो ये कैटायन है, यहाँ कैटायन ही रखा जाएगा। वॉइड्स के अंदर, वॉइड मतलब जो खाली स्पेस होता है उसके अंदर मैक्सिमम टाइम कैटायन ही आता है, क्योंकि कैटायन का साइज एनायन के कंपैरिजन में छोटा रहता है। तो वॉइड्स के अंदर मैक्सिमम टाइम वहाँ पे क्या आएगा? कैटायन ही आएगा। तो यहाँ रेडियस रेशो निकालनी होती है बच्चों। ये कैटायन है और ये क्या है? एनायन है। ये कैटायन है और ये एनायन है। तो ये रेडियस रेशो निकालते हैं हम लोग। रेडियस रेशो समझते हो? जैसे ट्रायंगुलर वॉइड बना ली मैंने, ये ट्रायंगुलर वॉइड बना लो, ये ट्रायंगुलर वॉइड बना ली, है ना। मान लो अब ये क्या है? यहाँ पे एनायंस है, नेगेटिवली चार्ज आयंस, और सेंटर में क्या रखा हुआ है? कैटायन रखा हुआ है। तो ये ट्रायंगुलर वॉइड में बच्चों मेरे को निकालनी है, इस ट्रायंगुलर वॉइड में मेरे को रेडियस रेशो निकालनी है। अब रेडियस रेशो क्या होगी? कि इस कैटायन, इस एनायन की रेडियस का रेशो विद द रेडियस ऑफ एनायन। इस कैटायन की रेडियस का रेशो, कैटायन है ये वाला, इस कैटायन की रेडियस का रेशो जिसको बोलूँगा R+ या R बोल दूंगा, रेडियस ऑफ कैटायन, इसका रेशो लेना है विद द रेडियस ऑफ दिस एनायन। ये वाला एनायन हो या ये वाला एनायन हो या ये वाला एनायन हो, किसी भी एनायन की रेडियस के साथ, तो उसको बोला जाएगा रेडियस रेशो। रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन, इसको बोला जाता है रेडियस रेशो। जैसे यहाँ देख लो, रेडियस ऑफ एनायन को कौन सा हो गया? ये वाला, इसको बोलूँगा रेडियस ऑफ एनायन, और ये क्या रहेगा? रेडियस ऑफ कैटायन, ये वाला, ये होगा रेडियस ऑफ कैटायन। तो रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? कैटायन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज,
और एनायन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो रेडियस रेशियो को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन, ऐसे भी लिख सकता हूँ R प्लस डिवाइड बाय R माइनस, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस रेशियो। तो देखो वैसे तो इनका मैथमेटिकल डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन इज़ नॉट इन योर सिलेबस। मैं सिर्फ आप लोगों को वैल्यूज़ बता रहा हूँ, वो वैल्यूज़ आप लोग याद रख लेना। ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर जो रेडियस रेशियो की वैल्यू आती है, ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर जो रेडियस रेशियो की वैल्यू आती है बच्चों, वो लिख लो आप लोग डायरेक्टली, सीधा याद रख लेना। रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन, ये आती है 0.155, ये आती है इन केस ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड। अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करनी पड़ जाए, मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन इन केस ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन ये होता है 0.225 इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में, टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में रेडियस रेशियो रहता है बच्चों 0.225। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में रेडियस रेशियो रहता है 0.414, 0.414 इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, क्यूबिक वॉइड भी बनती है। क्यूबिक वॉइड कहाँ बनेगी, क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। वॉइड का क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। क्यूबिक वॉइड कहाँ बनेगी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। एक कमरे में बैठे हो, उस कमरे को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मानो। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा होता है, जहाँ पे एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन 8 एटम्स के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 एटम्स के बीच में जो स्पेस रहेगा, इन कॉर्नर्स के ऊपर जो 8 एटम रखे हुए हैं किसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, उनके बीच में जो स्पेस रहेगा, मतलब रूम के बीच में जो स्पेस रहेगा, उसको बोला जाएगा क्यूबिक वॉइड। क्या बोला जाएगा बच्चों, क्यूबिक वॉइड। अगर मैं रूम को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अगर मैं रूम को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मान के चल रहा हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो एटम कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और उस रूम के सेंटर में, उस रूम के सेंटर में जो स्पेस रहेगा, जो खाली जगह रहेगी, उसको बोला जाएगा क्यूबिक वॉइड। क्या बोला जाएगा, क्यूबिक वॉइड। और क्यूबिक वॉइड के लिए रेडियस रेशियो होती है बच्चों 0.732, 0.732। दिस इज फॉर क्यूबिक वॉइड, और क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ये वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है, वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। लो जी बच्चों, ये हो गया आप लोगों का, ये हो गया बच्चों आप लोगों का वॉइड का पार्ट खत्म। अब शुरू करते हैं डिफेक्ट्स। देखो ये बच्चों, डिफेक्ट क्या होता है। डिफेक्ट बच्चों, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था सॉलिड स्टेट में कि हम लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। हम लोग जितने भी सॉलिड्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके, जितने भी सॉलिड्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके, वो सारे के सारे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसके अंदर एटम्स कैसे अरेंज थे, एक परफेक्ट ऑर्डर में, परफेक्ट ऑर्डर में। तो अगर एक परफेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिस्टर्ब हो जाता है किसी तरीके से किसी सॉलिड के अंदर, क्या बोला मैंने, अगर एक परफेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अगर एटम्स का जो वो परफेक्ट ऑर्डर है अरेंजमेंट का, वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको बोला जाता है डिफेक्ट। उसको क्या बोला जाएगा बच्चों, उसको बोला जाएगा डिफेक्ट। तो डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या हो जाती है, एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोला मैंने, एनी डिपार्चर फ्रॉम perfectly ordered arrangement of particles, from perfectly ordered arrangement of particles
in a crystal is called defect। लो भाई, एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट। किसी क्रिस्टल के अंदर अगर पार्टिकल एक परफेक्ट ऑर्डर में लगे हुए थे, एक परफेक्ट अरेंजमेंट में लगे हुए थे, और वहाँ उस अरेंजमेंट में कहीं कोई एटम मिस हो जाता है किसी पोजीशन से, कोई एटम वहाँ से बीच में से चला जाता है, निकल जाता है, वो परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है किसी भी तरीके से, तो उसको बोला जाता है डिफेक्ट। एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट, इज कॉल्ड डिफेक्ट। और आप लोगों को कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं बच्चों जो पढ़ने होते हैं, वो है बच्चों जो आप लोग पढ़ते हो। वैसे 3 तरीके के होंगे बच्चों। पहला होगा आप लोगों का प्लेन डिफेक्ट। कौन सा होता है? प्लेन डिफेक्ट। दूसरा होता है बच्चों पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है पॉइंट डिफेक्ट, और तीसरा होता है लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, जिसमें से ये आपके सिलेबस में है। आप लोगों को इसको डिटेल में पढ़ना है। किसको डिटेल में पढ़ना है? पॉइंट डिफेक्ट को डिटेल में पढ़ना है। इन दोनों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों को डिटेल में किस में पढ़ना है किस डिफेक्ट को पढ़ना है? पॉइंट डिफेक्ट को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो मैं शुरू करता हूँ विद पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट को भी आगे अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। कौन कौन सी कैटेगरीज में हम लोग पॉइंट डिफेक्ट को बांटते हैं? देखो भाई बच्चों ध्यान से, मैंने बोला कौन सा डिफेक्ट है भाई, ये है पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट को भी हम 3 कैटेगरीज में, एक टेबल बनवा रहा हूँ मैं, इस टेबल को याद कर लो, सारे टाइप के डिफेक्ट आप लोगों को याद हो जाएंगे, पॉइंट डिफेक्ट के जितने भी टाइप्स हैं। पहला आता है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट का पहला पार्ट स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का सेकंड पार्ट आएगा बच्चों नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट में जो आप लोगों को थर्ड पढ़ना है वो पढ़ना है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थर्ड कौन सा पढ़ना है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थर्ड आप लोग पढ़ोगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर है? देखो जरा, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में आप लोग आगे 2 पढ़ोगे बच्चों, 2 ही पढ़ लो, वैसे तो वैकेंसी भी होता है एक साथ में, चलो ठीक है, वैकेंसी होगा, इंटरस्टिशियल होगा। इसमें आप लोग पढ़ोगे शॉर्ट की डिफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, शॉर्ट की डिफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट की डिफेक्ट। और एक यहाँ पे आप लोग पढ़ते हो फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों स्टोशियोमेट्रिक में। नॉन स्टोशियोमेट्रिक को आगे मैं, इसको भी आगे मैं 3 कैटेगरीज में बांटता हूँ बच्चों, इसको भी आगे 3 कैटेगरीज में बांटता हूँ। 3 क्या, इसमें आप 2 ही कैटेगरीज में पढ़ो बच्चों। एक हम लोग पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक होता है बच्चों मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है वो भी आगे हम लोगों को पढ़ना है 2 कैटेगरीज में। मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम लोगों को पढ़ना है 2 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी होती है बाय एनायन वैकेंसीज, बाय एनायन वैकेंसीज, और दूसरी कैटेगरी होती है बच्चों बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स, इन इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर एक्स्ट्रा कैटायंस एंटर कर जाते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स। ये पूरी टेबल है, देख लो ध्यान से। इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी हम लोगों को एक तो पढ़ने हैं इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स में,
एक तो पढ़ने हैं बच्चों आयनिक सॉलिड्स के केस में, और दूसरे हम लोगों को ये पढ़ने हैं इन केस ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स। लो भाई बच्चों, ये है सारा डिफेक्ट्स के बारे में जो आप लोगों को पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप के, स्टोशियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोशियोमेट्रिक, और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्रिक में आप लोगों को पढ़ना है शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ से ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये जो मेटल एक्सेस है इसके अंदर जो एनायन वैकेंसीज वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार इससे भी पूछा जाता है, मतलब सारा ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टोशियोमेट्रिक में आगे 2 शॉर्टकी एंड फ्रैंकल, नॉन स्टोशियोमेट्रिक में आगे 2 मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसके अंदर मेटल एक्सेस में हो जाते हैं, इसके अंदर मेटल की डेफिशिएंसी हो जाती है। मेटल एक्सेस 2 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, बाय एनायन वैकेंसीज और बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट 2 तरीके के सॉलिड्स में पढ़ना है, आयनिक सॉलिड्स में और कोवलेंट सॉलिड्स में, आयनिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट सॉलिड्स। तो बच्चे शुरू करते हैं विद द स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, विद स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। लो भाई, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट देख लो एक बार फटाफट। लो भाई बच्चों, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर पहली कैटेगरी आती है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या होता है? स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या होता है? स्टोशियोमेट्री का मतलब होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दैट विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड आफ्टर द इफेक्ट। मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ बच्चों, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे क्लियर करता हूँ। आप लोग लिखोगे द डिफेक्ट इन विच, मैं बताता हूँ उसके बाद क्या होता है ये, एक बार डेफिनेशन लिख लो। द डिफेक्ट इन विच द स्टोशियोमेट्री मतलब रेशियो, किस किस का? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, जिनको मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायंस बोल लो आप। कैटायंस मतलब कि क्या? पॉजिटिव आयंस। एंड एनायंस मतलब कि नेगेटिव आयंस। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस या रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस डू नॉट डिस्टर्ब आफ्टर द effect, do not disturb after the defect is called stoichiometric defect, is called stoichiometric defect। ध्यान से देखना जरा मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों। डिफेक्ट होगा क्यों? किसी सॉलिड में अगर पार्टिकल्स प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं तो वहाँ डिफेक्ट होगा क्यों? टेम्परेचर चेंज करने से हो सकता है, एटम्स अपनी पोजीशन से इधर उधर खिसक जाएं या सॉलिड से ही बाहर चले जाएं। टेम्परेचर चेंज करने से, प्रेशर चेंज करने से, कोई भी फैक्टर हो सकता है। किसी भी फैक्टर के चेंज करने से अगर कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसके अंदर पार्टिकल्स प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड थे, उनके अरेंजमेंट में कोई ना कोई चेंज आ सकता है बाय चेंजिंग एनी फैक्टर, कैन बी दैट कैन बी टेम्परेचर, प्रेशर, एनीथिंग एल्स। कोई भी फैक्टर चेंज करने से उस सॉलिड के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आ जाएगा? डिफेक्ट आ जाएगा। और डिफेक्ट में पहले पढ़ रहे हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट ये कहता है, स्टोशियोमेट्रिक में मैंने बच्चों स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट ये कहता है, स्टोशियोमेट्री का मतलब होता है रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन के डिफेक्ट होने के बाद कैटायन और एनायन के रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने एक सॉलिड ले लिया बच्चों, जैसे मैं एक सॉलिड बनाता हूँ, लो किसी सॉलिड के अंदर ना इस तरीके से पार्टिकल्स लगे हुए थे। अब चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलना मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी सॉलिड के अंदर इस तरीके से पार्टिकल्स लगे हुए थे,
इस तरीके से पार्टिकल्स लगे हुए थे। अब ये क्या फंडा है सर? ये फंडा ये है, मान लो यहाँ मेटल था कोई, और यहाँ कोई एनायन था, जैसे सोडियम क्लोराइड का ही क्रिस्टल ले लिया बच्चों, ये सोडियम प्लस आयन हो गया, ये क्या हो गया? क्लोराइड माइनस आयन, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस, तो मेटल प्लस कैटायन, और ये क्या गया? एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। एक परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट था एटम्स का डिफेक्ट होने से पहले। अच्छा, स्टोशियोमेट्री क्या थी? स्टोशियोमेट्री आप लोगों को दिखाई दे रही है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ कैटायन आ रहे हैं 6, उनका रेशियो विद द नंबर ऑफ एनायन 1 2 3 4 5 6। जो स्टोशियोमेट्री आ रही है वो क्या आ रही है? 1:1। एक कैटायन के लिए 1 एनायन है, 6 कैटायन के लिए 6 एनायन है। ठीक है, तो ये स्टोशियोमेट्री ना डिफेक्ट होने के बाद भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। डिफेक्ट होने के बाद भी इस स्टोशियोमेट्री में, इस रेशो में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर कैटायन 5 हैं, अगर डिफेक्ट होने के बाद कैटायन 5 बच जाते हैं तो एनायन भी कितने बचने चाहिए? 5 ही बचने चाहिए। अगर डिफेक्ट होने के बाद मान लो इसमें से कैटायन बाहर निकल गई, डिफेक्ट होने के बाद इस क्रिस्टल से, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड से बाहर निकल गए कैटायन, तो एनायन भी बाहर निकलेंगे। अगर कैटायन बाहर चला गया तो एनायन भी बाहर जाएगा। तो डिफेक्ट होने के बाद जितने कैटायन बचते हैं उतने ही क्या बचने चाहिए? एनायन बचने चाहिए। रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन सेम रहना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट। तो स्टोशियोमेट्री मेंटेन रहनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट। तो बिल्कुल यही लिखा है मैंने, द डिफेक्ट इन विच द स्टोशियोमेट्री यानी कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस डू नॉट डिस्टर्ब आफ्टर द डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। उसको क्या बोला जाएगा? स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग कौन सा? शॉर्ट की डिफेक्ट। पहले पढ़ते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। एक मिनट रुको भाई बच्चों। हाँ जी बच्चों, इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या कहता है? शॉर्ट की डिफेक्ट ये कहता है, पहले आप ना कोई सॉलिड बना लो, कोई सॉलिड बनाओ और उसके अंदर मैं शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाता हूँ आप लोगों को। कोई सॉलिड मैंने इस तरीके से बना लिया बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। यहाँ बच्चों मेटल प्लस कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। लो भाई बच्चों, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ, ये मैंने यहाँ से यहाँ मिलाया, ये इधर 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 इधर, ये और ये। लो भाई बच्चों, ये आगे देखो, है ना। अब ये कोई सॉलिड था बिफोर द डिफेक्ट। आफ्टर डिफेक्ट मैं कहता हूँ ये बन गया कुछ इस तरीके का। अगर उसके अंदर शॉर्ट की डिफेक्ट हुआ है तो ये बन गया कुछ इस तरीके का।
ये बन गया कुछ इस तरीके का। यहाँ मैं वैकेंसी दिखा रहा हूँ, यहाँ मैंने वैकेंसी दिखा दी, एक वैकेंसी मैंने यहाँ दिखा दी। लो आफ्टर द डिफेक्ट चेंज क्या आया। मान लो मैंने सॉलिड को हीट किया या सॉलिड में कोई भी मतलब प्रेशर वगैरह अप्लाई किया या कुछ भी मैंने उस सॉलिड की कंडीशंस को चेंज किया, तो शॉर्टकी डिफेक्ट अगर होगा तो शॉर्टकी डिफेक्ट ये कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन विल बी मिस्ड फ्रॉम इट्स लैटिस साइट। ये कौन सी साइट है? ये साइट है लैटिस साइट, ये लैटिस साइट्स हैं, ऑल दीज आर लैटिस साइट्स। और जो ये बीच में खाली स्पेस होता है इनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल साइट्स। इनको क्या बोला जाएगा? इंटरस्टिशियल साइट्स। जो खाली जगह होगी बीच में उनको बोला जाएगा इंटरस्टिशियल साइट्स। और जहाँ पे एटम्स पड़े हैं, आयंस पड़े हैं, उनको बोला जाएगा लैटिस साइट्स। तो शॉर्टकी डिफेक्ट ये कहता है कि जब भी किसी सॉलिड के अंदर अगर शॉर्टकी डिफेक्ट होता है तो वो ये कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस विल बी मिस्ड फ्रॉम इट्स लैटिस साइट्स। अगर 5 कैटायन जाएंगे कहीं से किसी सॉलिड से बाहर तो 5 ही एनायन जाएंगे। अगर 1 कैटायन गया तो 1 एनायन जाएगा साथ में। अगर 2 कैटायन गए हैं तो 2 एनायन साथ में जाएंगे। अगर 3 कैटायन गए हैं तो 3 एनायन साथ में रिमूव हो जाएंगे उस सॉलिड से। अब मैंने क्या किया है, मैंने 1 कैटायन को बाहर निकाल दिया। ये देखो यहाँ से 1 कैटायन बाहर चला गया तो 1 ही एनायन बाहर गया होगा। तो अब ये डिफेक्ट हो गया। अब अगर मैं स्टोशियोमेट्री देखता हूँ, यहाँ स्टोशियोमेट्री कैटायन कितने थे? 6। एनायन भी कितने थे? 6। स्टोशियोमेट्री मेंटेन थी क्या? 1:1। यहाँ देखना क्या यहाँ भी स्टोशियोमेट्री मेंटेन है? बिल्कुल मेंटेन है। कैटायन कितने हैं? 1 2 3 4 5। कैटायन कितने रह गए? 5। तो एनायन भी 5 होंगे फिर। 1 2 3 4 और 5। एनायन भी कितने हो गए? 5। तो स्टोशियोमेट्री मेंटेन है बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट। तो इसको बोला जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा कि जितने कैटायन क्रिस्टल लैटिस छोड़ के जाएंगे उतने ही एनायन भी क्रिस्टल लैटिस छोड़ के चले जाएंगे सॉलिड से बाहर। समझ रहे हो? जितने कैटायन मिस होंगे किसी सॉलिड से बिफोर द आफ्टर द डिफेक्ट उतने ही एनायन भी मिस होंगे। तो जितने कैटायन लैटिस को छोड़ के जाएंगे, सॉलिड को छोड़ के जाएंगे, उतने ही एनायंस भी सॉलिड को छोड़ के जाएंगे टू मेंटेन द स्टोशियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा? कैटायन और एनायन अपनी लैटिस साइड छोड़ के, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन अपनी लैटिस साइड छोड़ के सॉलिड से ही बाहर चले जाते हैं। इसको बोला जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन इक्वल नंबर ऑफ आयंस, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस will be missed from its lattice sites, then such type of defect is called, then such type of defect is called, हाँ जी क्या बोलेंगे बच्चों उसको? शॉर्टकी डिफेक्ट। Such type of defect is called Schottky defect. समझ रहे हो बच्चों? When equal number of cations and anions will be missed from its lattice sites, from its lattice sites, पीछे क्या छोड़ के जाएंगे? पेयर ऑफ होल्स। यहाँ पे क्या बच जाएंगे? खाली होल बच जाएंगे। एक कैटायन जाएगा और एक एनायन जाएगा। तो when equal number of cations and anion will be missed from its lattice sites, यहाँ पे ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो बीच में, leaving behind a pair of holes, leaving behind a pair of holes, leaving behind a pair of holes, then such type of defect is called stoichiometric defect, Schottky defect. Then such type of defect is called Schottky defect. उस डिफेक्ट को बोला जाएगा बच्चों Schottky defect। अब Schottky defect के अंदर मतलब ये शॉर्टकी डिफेक्ट किस तरीके के सॉलिड शो कर सकते हैं, कौन कौन से सॉलिड हैं जो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं बच्चों? तो मैं लिखता हूँ यहाँ कौन कौन से सॉलिड हैं जो शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं। मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स शोइंग विच डिफेक्ट? शॉर्टकी
डिफेक्ट, वो कंपाउंड जो कि शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स शोइंग शॉर्टकी डिफेक्ट। पहली बात, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए उन कंपाउंड्स का। अब कोऑर्डिनेशन नंबर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए बच्चों उन कंपाउंड्स का? हाई होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। आयनिक कंपाउंड्स होंगे, हर एक एटम को बहुत सारे एटम्स घेरे हुए होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। हर एक आयन को बहुत सारे आयन्स घेरे हुए होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, कैटायन और एनायन के साइज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। स्मॉल साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। स्मॉल साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस मतलब मैं बोलूँ लगभग कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो साइज़ होता है वो लगभग कंपेरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड के अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड के अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट हो जाता है। सोडियम क्लोराइड आयनिक क्रिस्टल भी शॉर्टकी डिफेक्ट दिखा देता है, पोटेशियम क्लोराइड आयनिक क्रिस्टल भी शॉर्टकी डिफेक्ट दिखा देता है। तो कैटायन और एनायन के साइज़ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब वो सॉलिड शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाएंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर काफ़ी हाई हो और जिनके साइज़ में कैटायन और एनायन के साइज़ में कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन अपनी लैटिस साइड छोड़ के चले जाएंगे, लिविंग बिहाइंड अ पेयर ऑफ होल्स। लेकिन डिफेक्ट होने से पहले भी और डिफेक्ट होने के बाद भी, डिफेक्ट होने से पहले भी और डिफेक्ट होने के बाद भी सॉलिड की स्टोशियोमेट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सॉलिड की स्टोशियोमेट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है। कई बार बच्चों से ये बात पूछी जाती है और बच्चे इसका जवाब कहीं दे देते हैं, कहीं नहीं देते। कितनी बार भी समझा लो, कहीं ध्यान से सुनते नहीं हैं। इधर देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं दोबारा से सॉलिड बना रहा हूँ यहाँ, वैसे उधर से अब नहीं करना चाहिए था। चलो, अब ये मैंने ले लिया मेटल प्लस हैलाइड माइनस, मेटल प्लस हैलाइड माइनस, मान लो वही सोडियम क्लोराइड का ही क्रिस्टल ले लिया बच्चों, मान लो। आफ्टर डिफेक्ट बना रहा हूँ मैं इसको, आफ्टर डिफेक्ट। आप कोई भी एक कैटायन और कोई भी एक एनायन की मिसिंग कर दो किसी लैटिस साइड से, आई थिंक यहाँ पे विजिबल होगा आप लोगों को। एक कैटायन और एक एनायन को इसकी लैटिस साइड से निकाल दो। मैं यहाँ से कैटायन को निकाल देता हूँ, ये कैटायन एज इट इज़ पड़ा है, एनायन, ये कैटायन मैंने यहाँ से निकाल दिया, ये हो गया बच्चों एनायन। ये कैटायन यहाँ पड़ा है, ये एनायन को मैंने यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से कैटायन निकाल दिया, यहाँ से एनायन निकाल दिया। ये कैटायन, ये एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एक कैटायन निकाल दिया, एक एनायन। मैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए आप लोगों को एक एक निकाल रहा हूँ। अगर दो कैटायन गए तो यहाँ से भी दो, अगर यहाँ से तीन कैटायन गए, अगर यहाँ से तीन कैटायन गए तो एनायन भी कितने जाएंगे? तीन जाएंगे। अगर चार कैटायन गए तो एनायन भी कितने जाएंगे? चार ही जाएंगे लैटिस साइड से। अब देखो, यहाँ पे स्पेस उतना ही है सॉलिड का और यहाँ भी सॉलिड का स्पेस उतना ही है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ एटम जितने यहाँ थे या नंबर ऑफ आयन जितने यहाँ थे उतने नंबर ऑफ आयन यहाँ पे नहीं रहे, यानी मास यहाँ से यहाँ जाते हुए क्या हो गया? कम हो गया। और डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो इतना ही है, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे रहेगा। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ आयन यहाँ से यहाँ जाते हुए क्या हो गए? कम हो गए, तो मास क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। वॉल्यूम उतना ही है सॉलिड का, लेकिन मास क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। और अगर मास डिक्रीज कर गया, मास क्यों डिक्रीज कर गया? क्योंकि सॉलिड को छोड़ के बाहर चले गए कैटायन और एनायन सॉलिड से। सॉलिड को छोड़ के, सॉलिड की लैटिस साइड को छोड़ के, सॉलिड की लैटिस साइड को छोड़ के सॉलिड से बाहर चले गए कैटायन और एनायन।
खाली जगह छोड़ के, खाली स्पेस छोड़ के सॉलिड से ही बाहर चले गए कैटायन और एनायन, तो सॉलिड का मास कम हो जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, मास कम हो जाएगा, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो सॉलिड शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं, जो सॉलिड शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं, आफ्टर शॉर्टकी डिफेक्ट सॉलिड की डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। आफ्टर शॉर्टकी डिफेक्ट, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार। आफ्टर शॉर्टकी डिफेक्ट, आफ्टर शॉर्टकी defect density of solid will get decreased, सॉलिड की डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड विल गेट डिक्रीज्ड। ये हुआ शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। लो भाई, अब मैं पढ़ता हूँ स्टोशियोमेट्री का सेकंड पार्ट, कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल और देख लो बच्चों फटाफट, बी पार्ट इसका स्टोशियोमेट्री का ही, वो कौन सा है, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, लो भाई बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट और देखो लास्ट, बाकी फिर बाद में पढ़ेंगे। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, ये क्या कहता है, डेफिनेशन लिखता हूँ, ये कहता है व्हेन एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स, व्हेन एन आयन is missing from its लैटिस साइट, जब कोई आयन अपनी लैटिस साइट से मिस हो जाएगा, और आयन अपनी लैटिस साइट से मिस होके बच्चों, आयन अपनी लैटिस साइट से मिस होके इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा। व्हेन एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड it occupies the interstitial site, एक कोई भी आयन मान लो ये सॉलिड है बिफोर द डिफेक्ट से पहले, ठीक है, और कोई भी एक आयन अपनी लैटिस साइट छोड़ के किसी भी इंटरस्टिशियल साइट में घुस जाए, यहाँ से मान लो ये मेटल प्लस आयन अपनी लैटिस साइट छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में घुस गया, सॉलिड से बाहर नहीं गया, इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, हीट कर दिया सॉलिड को, और किसी आयन की पोजीशन चेंज हो गई, आयन अपनी लैटिस साइट छोड़ के किसी इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, तो व्हेन एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड इट ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट, तो दैट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्रैंकल डिफेक्ट, उसको बोला जाएगा बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट। और देखो मैं इसको ना आफ्टर द डिफेक्ट दिखा देता हूँ। बिफोर द डिफेक्ट सॉलिड कुछ इस तरीके का था। आफ्टर द डिफेक्ट क्या होगा, आफ्टर द डिफेक्ट बच्चों ये मेटल मैंने यहाँ से रिमूव किया है, मेटल अपनी लैटिस साइट छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, मतलब मानो मैं यहाँ चला गया, मेटल अपनी लैटिस साइट छोड़ के चला गया इंटरस्टिशियल साइट में, यहाँ क्या था x माइनस, कोई भी एक मेटल आयन अपनी लैटिस साइट छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। अब अगर आप मेरे से ये पूछो कि सर एनायन नहीं जा सकता क्या, एनायन भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कैटायन के जाने की, क्योंकि कैटायन का साइज़ एनायन के कंपैरिजन में क्या रहता है, छोटा रहता है। कैटायन का साइज़ एनायन के कंपैरिजन में छोटा रहता है, तो इंटरस्टिशियल साइट में घुसने की पॉसिबिलिटी, इंटरस्टिशियल साइट में एंटर करने की पॉसिबिलिटी कैटायन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनायन। तो अपनी लैटिस साइट छोड़ के मैक्सिमम टाइम कौन जाएगा, कैटायन ही जाएगा। कौन जाएगा, कैटायन जाएगा। तो कैटायन अपनी लैटिस साइट छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा। तो इस तरीके के डिफेक्ट को बोला जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड इट ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट, दैट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। और लैटिस साइट पे क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएंगे। Hole will be created at the lattice site, will be created at the lattice site। लैटिस साइट के ऊपर क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। एंड बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट स्टोशियोमेट्री क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। यहाँ 6 कैटायन 6 एनायन, स्टोशियोमेट्री 1:1। यहाँ भी 6 कैटायन 6 एनायन। कैटायन तो बाहर थोड़ी गया है लैटिस साइट से, मतलब सॉलिड से,
कैटायन सॉलिड से बाहर थोड़ी गया, इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, तो जितने कैटायन उतने ही एनायन, तो स्टोशियोमेट्री 1:1, यहाँ भी स्टोशियोमेट्री 1:1। ठीक है, तो होल विल बी क्रिएटेड एट द लैटिस साइट एंड स्टोशियोमेट्री विल बी मेंटेन्ड बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्री will be maintained before and after the defect। स्टोशियोमेट्री क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, एंड स्टोशियोमेट्री विल बी मेंटेन्ड बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट। वो तो है ही है। होल क्रिएट हो जाएंगे, होल विल बी क्रिएटेड एट द लैटिस साइट, जहाँ से वो आयन चला गया वहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, एंड स्टोशियोमेट्री विल बी मेंटेन्ड बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट। तो कोई भी एक आयन अपनी लैटिस साइट छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा, इस तरीके के डिफेक्ट को बोला जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। जो शॉटकी होता है, शॉटकी में सॉलिड को छोड़ के ही बाहर चले जाते हैं इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, और फ्रैंकल में क्या होता है कि कैटायन अपनी लैटिस साइट छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा, रहेगा सॉलिड के अंदर ही, तो स्टोशियोमेट्री वहाँ भी मेंटेन रहेगी और स्टोशियोमेट्री यहाँ भी मेंटेन रहेगी बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट। ठीक है, किस तरीके के सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाते हैं? टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स शोइंग फ्रैंकल डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ कंपाउंड शोइंग फ्रैंकल डिफेक्ट। हाँ जी बच्चों, types of compounds showing फ्रैंकल डिफेक्ट कौन से कंपाउंड शो करते हैं बच्चों? पहले तो वो सॉलिड जिनका होता है लो कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? लो कोऑर्डिनेशन नंबर। लो कोऑर्डिनेशन नंबर समझते हो कि आयन के चारों तरफ नंबर ऑफ आयन कम रहेंगे। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी आयन को जो घेरने वाले आयन हैं, चारों तरफ से जो घेरने वाले आयन हैं वो कम है। अरे कम होंगे तभी तो वो लैटिस साइट में घुस पाए, तभी तो वो इंटरस्टिशियल साइट में घुस पाएगा लैटिस साइट छोड़ के। ठीक है, जहाँ पे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जहाँ पे उसको घेरने वाले ज़्यादा होंगे, तो उसकी इधर उधर जाने की पॉसिबिलिटी तो कम होगी। वो क्या करेगा, वो बाहर ही निकल जाएगा सॉलिड से बाहर ही निकल जाएगा। तो जिन कंपाउंड्स के अंदर लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी किसी आयन को घेरने वाले नंबर ऑफ आयन कम होंगे, तो उसकी इधर उधर खिसकने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो वो अपनी लैटिस साइट छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा। लो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। और दूसरी खास बात ये होती है कि लार्ज साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन में जो साइज डिफरेंस रहता है वो काफ़ी लार्ज रहता है। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये देखो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सारे के सारे कौन सा डिफेक्ट दिखाते हैं बच्चों? ये दिखाते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। यहाँ जो सिल्वर प्लस आयन का साइज होता है ना, क्लोराइड माइनस के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है, ब्रोमाइड माइनस के और आयोडाइड माइनस के कंपैरिजन में तो और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, और भी है बच्चों, एक एग्जांपल होता है यहाँ जिंक सल्फाइड का भी। Zn2+ का साइज सल्फाइड 2- के कंपैरिजन में, S2- के कंपैरिजन में क्या रहेगा, काफ़ी छोटा रहेगा। तो ये कौन सा डिफेक्ट दिखाते हैं? सारे के सारे फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। अच्छा, क्या फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर सॉलिड की डेंसिटी चेंज होगी? नहीं होगी, क्योंकि कैटायन ना सॉलिड को छोड़ के बाहर नहीं निकला। यहाँ जितनी वॉल्यूम थी सॉलिड की, उतनी ही वॉल्यूम यहाँ रहेगी, बिल्कुल रहेगी। सॉलिड का मास यहाँ जितना था उतना ही सॉलिड का मास यहाँ रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि कैटायन अपनी लैटिस साइड छोड़ के बाहर नहीं गया, सॉलिड से बाहर नहीं गया, पड़ा वो सॉलिड में ही है। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, आयंस के बीच में जो खाली स्पेस था ना, वहाँ चला गया अपनी खुद की जगह छोड़ के, तो पड़ा वो सॉलिड में ही है। तो जितना सॉलिड का मास बिफोर द डिफेक्ट था उतना ही सॉलिड का मास आफ्टर द डिफेक्ट है, जितना सॉलिड का वॉल्यूम बिफोर द डिफेक्ट था उतना ही सॉलिड का वॉल्यूम आफ्टर द डिफेक्ट है। तो जितनी सॉलिड की डेंसिटी बिफोर द डिफेक्ट थी उतनी ही सॉलिड की डेंसिटी आफ्टर द डिफेक्ट होगी। तो सॉलिड की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। नोट डाल के लिख लेना, ये नो चेंज in the density of the solid after बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के बाद सॉलिड की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा।
सॉलिड की डेंसिटी क्या रहेगी, अनचेंज्ड, नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड आफ्टर द फ्रैंकल, नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड आफ्टर फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो सॉलिड की डेंसिटी जो डिफेक्ट से पहले थी वही डिफेक्ट के बाद रहेगी। शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी सॉलिड की डिक्रीज कर जाती है, शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी सॉलिड की डिक्रीज कर जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था सब। कई बार शॉर्ट की और फ्रैंकल से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डेंसिटी के ऊपर आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, किस में डेंसिटी डिक्रीज करेगी, किस में चेंज नहीं होगी। शॉर्ट की में डिक्रीज करेगी और फ्रैंकल में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब आप लोगों का रह गया नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वो आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा बच्चों। एंड आई विल ट्राई टू स्टार्ट सरफेस केमिस्ट्री ऑल्सो इन दैट कमिंग वीडियो। देखते हैं बच्चों क्या रहेगा, लेकिन सॉलिड तो आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में पक्का ख़त्म हो जाएगा। तो ये पढ़ते रहना, कोई डाउट हो तो डाउट ज़रूर भेजना बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।